आज के इस वीडियो में हम देखते हैं फिजिक्स कक्षा 12, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठता है कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले समझते हैं। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, ठीक। इसके अक्ष मतलब ये वाला दिशा हो, तो मतलब उसी के समांतर, मतलब उसी लाइन में, उस लाइन में स्थित ना होकर किसी अन्य जगह में यदि कोई बिंदु स्थित होता है तब वो निरक्षीय स्थित होता है। इसकी परफेक्ट परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो वह द्विध्रुव के अक्ष में ना स्थित होकर, ठीक, लंबार्धक या फिर अन्य कहीं और स्थित होता है, तब वह बिंदु उस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में होता है या फिर वह बिंदु द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति कहलाता है। आइए व्यंजक को सॉल्व करते हैं। हम व्यंजक में हमारा कह रहा है कि हमने माना है कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। A पर हमने लिया है +Q चार्ज और B पर लिया है -Q चार्ज। A और B के बीच की दूरी है 2L। मध्य बिंदु हमने OA माना है। यहाँ से मध्य बिंदु O माना है, तब हमारा AB जो है दो भाग में विभाजित हो गया। पहला हो गया OB और OA, ठीक है। तो दोनों के मान हमारे हो गए LL। इस मध्य बिंदु O से हमने लंबार्धक, ठीक, लंबार्धक R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, ठीक है। और उस बिंदु P पर हमने एक टेस्ट चार्ज, परीक्षण चार्ज Q0 माना है और उसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आइए यहाँ पास हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को देखते हैं। देखिएगा, बिंदु P पर हमारा Q0 आवेश है, टेस्ट चार्ज है। बिंदु A पर +Q आवेश है। तो जब बिंदु A के कारण यहाँ पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ दोनों आवेश हमारे पॉजिटिव हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब बिंदु B के कारण जब यहाँ पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी तो Q0 हमारा पॉजिटिव है और B हमारा निगेटिव है आवेश में। यहाँ विजातीय आवेश बन रहे हैं और तो विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित करते हैं तो E2 हमारी अंदर की ओर बनेगी और परिणामी जो तीव्रता होगी E, उसकी दिशा इन दोनों के समांतर होगी, मतलब विपरीत दिशा में होगी। तो आइए लिख लेते हैं जैसे हमने चित्र बनाया है। बिंदु A पर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। लिखते हैं यहाँ पास, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हमारी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q बटे हो जाएगी AP का वर्ग। अब यहाँ से हमें AP की वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ले लेते हैं हम PAOP में, त्रिभुज AOP में। AP की वैल्यू बताने के लिए यहाँ हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जानते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो यहाँ से देखिएगा, कर्ण हमारा AP है, इसका वर्ग बराबर हो जाएगा AO का वर्ग धन OP का वर्ग। मतलब यहाँ से हमारा AP का वर्ग बराबर हो जाएगा, AP का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा OA का वर्ग धन OA का वर्ग धन OP का वर्ग। यहाँ से देखिएगा OA की वैल्यू हमारी है L का
स्क्वायर और OP की वैल्यू है हमारी यहाँ से R स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा AP का वर्ग बराबर आ गया L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे AP का वर्ग की वैल्यू आ चुकी है हमारे यहाँ पास L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यदि हम AP का मान बताना चाहें, यदि AP बराबर हमारा आएगा तो यहाँ अंडर रूल लग जाएगा L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। लिख लेते हैं, शायद आगे काम दे। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, समीकरण नंबर 1। अब हम बिंदु B पर -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यहाँ से हमारी बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू हो जाएगी हमारी यहाँ से Q बटे BP का स्क्वायर, Q बटे BP का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमें वैल्यू बतानी पड़ेगी कि BP का मान यहाँ कितना होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ OP इसका लंबार्धक है। लंबार्धक है मतलब इस दो भुजाओं को बराबर बराबर काटता है। तो यहाँ से हमारी AP की वैल्यू बराबर आ रही है किसके? BP के। तो जब AP की वैल्यू बराबर BP की आ रही है तब भी हमारा यहाँ से AP का स्क्वायर बराबर होगा हमारा BP के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे BP का स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर, वो आएगा हमारा L स्क्वायर धन का R स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, चूँकि AP इक्वल टू है BP के, सो AP स्क्वायर इक्वल टू होगा BP के स्क्वायर के। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। ठीक, एक चीज यहाँ से देखिएगा कि बिंदु P पर जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो AP बराबर हुआ है हमारा BP के। ठीक है, चूंकि AP बराबर है हमारा BP के है बराबर, जब AP बराबर BP के है तब हमारा यहाँ से E1 बराबर है हमारा E2 के है। यहाँ से हम निकालते हैं परिणामी तीव्रता। E बराबर हो जाएगी परिणामी तीव्रता 2E1 या फिर यहाँ E2 भी ले सकते हैं, 2E1 cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर बचेगा हमारा यहाँ 2E1 cos थीटा। ठीक, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से एक और प्रॉब्लम आ गई cos थीटा की वैल्यू की। तो हम यहाँ किसी भी त्रिभुज से, दो त्रिभुज हमारे पास बने हैं, त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज नंबर 2, इन दो त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज AOP से cos थीटा बराबर, अब आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिएगा इस त्रिभुज में आधार कौन सा है हमारा, आधार है हमारा AO और कर्ण क्या है AP। आधार AO और कर्ण हमारा AP, तब हो जाएगा यहाँ से हमारा कुछ ऐसा, आधार मतलब AO बटे का AP, AO बटे का AP cos थीटा बराबर हमारा यहाँ से आ गया AO की वैल्यू कितनी आई हमारी L। ठीक, और AP की वैल्यू ध्यान से देखिए, हमने यहाँ AP की वैल्यू निकाली थी। AP बराबर था अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर।
ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ए पी बराबर है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो हम समीकरण नंबर 3 में इसको रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 से जब समीकरण नंबर 3 में इसको हम पुट कर रहे हैं तब हमारा आ रहा है कुछ ऐसे, E इक्वल टू 2E1। E1 की वैल्यू भी यहाँ से रख देते हैं। E1 की वैल्यू क्या है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/L स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारी है यहाँ से L अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2QL, साथ में लिख लेते हैं 2Q इंटू यल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इंटू अलग करते हैं यहाँ से 1/L स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर इंटू 1/, यहाँ से हम कुछ ऐसा करते हैं कि L स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 1/2 कर देंगे, तब यहाँ से हमारा अंडर रूट हट जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको हम इससे आगे हल करें। अब यहाँ से हम देखते हैं कि E बराबर हमारा आ चुका है 2QL डिवाइड बाई 4 पाई कॉस थीटा इंटू 1/L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1/L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P बराबर होता है वो होता है 2Q इंटू यल के, तो यहाँ पास हम उसका मान रख देते हैं। E बराबर आ जाएगा P 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमने कक्षा 9 में बड़े अच्छे से पढ़ा था कि यदि हमारे बेस समान हो, संख्याएं गुणे में दी हों तो उनके पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तब यहाँ क्या होगा हमारा L स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 आपस में ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1 + 1/2 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 डिवाइड बाई, यहाँ हो जाएगा हमारा L स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, E की वैल्यू हमारी यहाँ से ये आ रही है। अब यदि हम यहाँ ऐसा मान लें कि R हमारा बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, L से। ठीक है, जब R हमारा यहाँ L से बड़ा है तब हम कर देते हैं L की उपेक्षा, मतलब यहाँ से हम L को हटा देते हैं। तो जब हम यहाँ से L की उपेक्षा कर देते हैं तो जो ये L स्क्वायर दिख रहा है ये हट जाएगा। जब ये L स्क्वायर हट जाएगा तो E बराबर आएगा P/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/, ध्यान से देखिएगा L स्क्वायर हट गया है तो क्या है, R स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब R स्क्वायर की पावर 3/2 तो R से R सॉरी 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तब हमारा लास्ट में क्या बचा, E बराबर हमारा यहाँ से बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/R के पावर 3। और ये हमारा प्रूफ हो चुका है, निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/R3। ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो